हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि अपनी IBPS PO प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी के बारे में। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद क्वांट्स के बारे में। उन वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इंग्लिश के बारे में कि कैसे मैंने इंग्लिश में 26.5 स्कोर किया IBPS PO प्रीलिम्स में, और क्या बेसिक से अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश की ताकि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ का रिप्लाई भी करता हूँ, और जो भी मैं नोट्स दिखाता हूँ अपनी वीडियो में, मैंने उनकी PDF स्कैन करके भी अपलोड करी है। अभी तक रीजनिंग सेक्शन के जितने भी मैंने नोट्स दिखाए थे वो सब मैं अपलोड कर चुका हूँ, और कौन सा और इंग्लिश के या फिर बाकी किसी भी सब्जेक्ट के जो भी नोट्स होंगे वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था, और उसमें मेरे बहुत ही कम नंबर आए थे, अराउंड 8 या 9 मार्क्स आए थे। जबकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ उसके बावजूद भी। तो कोई भी जो ये हिंदी मीडियम से और ये वीडियो देख रहा हो तो उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो पीछे हैं इंग्लिश मीडियम वालों से। इंग्लिश मीडियम से होने के बावजूद भी इंग्लिश का जब मार्क्स मतलब अटैम्प्ट करो मॉक, तो मार्क्स बहुत कम आते हैं, उसका इंग्लिश मीडियम से कोई रिलेशन नहीं है। तो उसके बाद मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने देखना स्टार्ट करा यूट्यूब पे वीडियोस कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उन सब में मुझे एक ही चीज़ बताई गई, देखा कि रीडिंग, सब ने ये बोला कि एडिटोरियल रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो या फिर कोई नॉवल जिससे इंग्लिश इम्प्रूव हो। पर मैंने ये सब करके देखा तो मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिली इंग्लिश में। तो मैंने देखा कि सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक क्लियर होना चाहिए, और इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं ग्रामर। तो मैंने ग्रामर पे काम करना शुरू करा। निमिषा मैम की क्लासेस देखी, उनकी क्लासेस से बेसिक टू बेसिक मतलब ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद ऐसे ही नाउन प्रोनाउन टेंसेज एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन, इन सब के मतलब एक 6th क्लास के स्टूडेंट की तरह जैसे 6th क्लास के स्कूल में सिखाते हैं वैसे ही मैंने एक एक चीज़ नोट करी। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि इंग्लिश को आने के लिए सबसे पहले ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, टेंसेज आना बहुत ज़रूरी है। एक एक टॉपिक को मैंने निमिषा मैम की क्लासेस से अटेंड करा, उसके नोट्स बनाए, उसे समझा। ये नहीं है कि ग्रामर के रूल्स रटने के लिए मैं कह रहा हूँ, ग्रामर के रूल्स बाद में आते हैं, पहले ये सब पता होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब क्या होता है, टेंसेज कितने टाइप के होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन जो है ये नहीं है कि सिर्फ एरर डिटेक्शन में काम आएगा, 5 नंबर की एरर डिटेक्शन आती नहीं। ग्रामर का पोर्शन वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं उसमें भी काम आता है, मैच द कॉलम्स में मैच करने के लिए बहुत काम आता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो IBPS PO मेंस में आएगा उसमें ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ग्रामर से अगर कोई भी स्पेलिंग एरर है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स नहीं मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ग्रामर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने अपने निमिषा मैम से सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट और वीडियोस देख ली। उसके बाद उन्होंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लासेस कराई हैं, एरर डिटेक्शन की क्लासेस कराई हैं, और मैच द कॉलम्स में कैसे ग्रामर को इम्प्लीमेंट करना है ये भी सिखाया है। यहाँ तक कि फिल इन द ब्लैंक्स भी टोन और ग्रामर से हो सकते हैं, वो भी उन्होंने सिखाया है। तो ग्रामर करने के बाद मैंने ये सब करा, और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई मेरे मार्क्स में इंग्लिश में। हाँ, स्पीड भले ही नहीं आ रही थी पर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मुझे देखना मिली जैसे जैसे मैंने ग्रामर को अप्रोच करा, और जैसे जैसे ग्रामर को मैं करता गया मेरा इंग्लिश में फ़्लो भी बनता गया, मेरी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती गई। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए वो है ग्रामर सेक्शन। तो नेक्स्ट ग्रामर के बाद जो अब पार्ट आता है वो है रीडिंग। तो रीडिंग के लिए मैं निमिषा मैम जो एडिटोरियल कराती हैं यूट्यूब क्लासेस पे वो अटेंड करता था। पर उस एडिटोरियल को भी अटेंड करते वक्त मैं सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट समझता था। ये नहीं है कि जैसे मैम वो पूरा वोकैब लिखवाती हैं, एंटोनिम सिनोनिम फ्रेजेस, मैं ये सब नहीं करता था। टू बी ऑनेस्ट वोकैब बहुत ओवर रेटेड है, इतना कोई ज़्यादा काम है नहीं वोकैब का इंग्लिश सेक्शन में। क्योंकि जो भी कॉम्प्रीहेंशन या फिर कोई भी पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट में कुछ भी आता है उसके लिए उसका कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। 3 जैसे मैम चेक करवाती हैं किसी भी फिलर्स को भरने के लिए या फिर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन करने के लिए, एक होता है कॉन्टेक्स्ट चेक, एक होता है ग्रामर चेक, और एक होता है टोन चेक। अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो मेरे हिसाब से वोकैब की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ग्रामर से भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ग्रामर से हो सकते हैं, ग्रामर से नहीं हो रहे तो कॉन्टेक्स्ट मैच कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर हो रहे तो टोन से मैच कर सकते हैं, पॉजिटिव टोन है या फिर नेगेटिव टोन है या फिर न्यूट्रल टोन है।
तो मेरे हिसाब से वोकैब बहुत ओवररेटेड है। मैं बस जो मॉक्स देता था उसमें जो वर्ड्स बहुत बार रिपीट हो रहे हैं मैं उसकी लिस्ट बना लेता था और ऐसे ही वोकैब नोट कर लेता था। अराउंड 250-300 की वर्ड 300 के करीब कुछ वर्ड्स की लिस्ट मैंने बनाई थी जो मॉक्स में रिपीट होते हैं। निमिषा मैम की क्लासेस से मैंने वोकैब वाले वर्ड्स नोट नहीं करे। और जो मैम फ्रेजल वर्ब्स करवाती हैं मेरे हिसाब से तो वो भी एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मेंस में अगर आ भी गया तो मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का आएगा। तो उसके लिए इतनी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब नोट करना और उनको लर्न करने की कोई तुक नहीं है। इससे अच्छा तो जितनी देर में फ्रेजल वर्ब्स लर्न करेंगे उसके बदले में तो जीए का करंट अफेयर 2 दिन के करंट अफेयर लर्न हो जाएंगे। तो ये सब मैंने वोकैब और फ्रेजल वर्ब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो मैम रीडिंग कराती थी एडिटोरियल की उसको कॉन्टेक्स्ट समझा, पैसेज को जल्दी से रीड करके उसका कॉन्टेक्स्ट समझने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि उसको डीप एक एक वर्ड पे अटकना है और एक एक लाइन समझनी है उसकी। और जो इसके बाद रीडिंग के बाद जो मैम करवाती थी वो था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मैम ने कहा था कि पहले क्वेश्चंस को रीड करो फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन रीड करो, पर मैं ऐसे नहीं करता था। मैं पहले पैसेज को जल्दी से रीड करता था, एक 1-1.5 मिनट के अंदर पैसेज को रीड कर लिया, फिर क्वेश्चंस रीड करें। अगर क्वेश्चंस में जहाँ पे क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड लाइन जो है या फिर पैसेज का पूरा एक पैराग्राफ है वो दोबारा रीड करता था। मैंने ये वाली अप्रोच फॉलो करी क्योंकि मेरे को पहले क्वेश्चंस पढ़ के फिर बाद में पैसे रीड करने से नहीं होता था। तो मैंने तो पहले पैसे रीड करा फिर उसके बाद क्वेश्चंस करें। इसी से मैंने अपनी स्पीड बनाई और उसी से मेरी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। क्योंकि रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का पार्ट ग्रामर के बाद यही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अराउंड 8 मार्क्स का आता है और क्लोज टेस्ट भी आता है तो अराउंड वो भी 5 मार्क्स का आता है। उसमें भी रीडिंग की स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये है वो वोकैब की लिस्ट जो मैंने नोट करी थी। मॉक्स में जो भी वर्ड रिपीट होते हैं उनको नोट कर लिया और ये लिख लिया। और कभी कभार कोई फ्रेजल वर्ब्स भी आती थी तो इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी लिख लेता था अगर वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं तो, वरना मैं नहीं नोट करता था। इसके बाद बाकी जो बची प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश की जो मैं करता था वो है निमिषा मैम के परफेक्शन बैच से। उसमें वो पैराजम्बल्स करवाती थी मैम, मेंस लेवल पैराजम्बल होते थे। पैराजम्बल को मिक्स क्वेश्चन करवाती थी क्लोज टेस्ट के साथ, और वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हो गए या फिर हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन हो गया जिसमें टोन और थीम वाले क्वेश्चन होते थे। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैम कराती थी परफेक्शन बैच में। तो परफेक्शन बैच से मैंने बाकी अपनी इंग्लिश के टॉपिक्स, स्टार्टर, कनेक्टर हो, डबल फिलर्स हो, बाकी जितने भी टॉपिक्स बचते हैं इंग्लिश में, मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो निमिषा मैम की परफेक्शन बैच से करे थे। बट अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी जो अभी बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है इंग्लिश की, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, पहले ग्रामर करने के बाद ग्रामर अच्छे से कर ली। निमिषा मैम ने जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराई है, एरर डिटेक्शन की, वर्ड स्वैप की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, वो सब कर लिया। फिर उसके बाद रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि एडिटोरियल जो मैम करवा रही है वो करा और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड करा। इस एकदम निमिषा मैम के परफेक्शन बैच की क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर ये कोई न्यू जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि निमिषा मैम का परफेक्शन बैच की जो क्लासेस होती है उसमें इंग्लिश बहुत हाई लेवल की कराती है मैम। हाँ, एग्ज़ाम्स के लिए वो रिलेवेंट है, बट एकदम जो कोई न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है वो एकदम उससे करेगा तो वो डीमोटिवेटिंग होगा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत हाई लेवल होता है इंग्लिश का मैम का। तो जब एक पहले प्रैक्टिस हो चुकी हो, बेसिक क्लर्क लेवल के मॉक्स दे लो, बहुत लो लेवल के आरआरबी क्लर्क मेंस का कोई मॉक दे लिया या फिर आईबीपीएस क्लर्क प्री लेवल का मॉक दे लिया, पहले इसमें नंबर लाओ प्रैक्टिस करने के बाद, फिर उसके बाद निमिषा मैम की परफेक्शन बैच में जाना चाहिए। क्योंकि एकदम निमिषा मैम की परफेक्शन की क्लासेस अटेंड करी तो उसमें से एकदम कुछ समझ नहीं आएगा। या तो पेशेंस होनी चाहिए कि लगातार कम से कम, जैसे मैम कहती है कि 2-3 हफ्ते क्लासेस अटेंड करो उसके बाद जाके समझ आएगा परफेक्शन बैच से, तो वो भी कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए, या तो परफेक्शन बैच रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा या फिर पहले प्रीलिम्स लेवल के इजी मॉक देके फिर उसके बाद निमिषा मैम। तो अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो वो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दूसरा है पैराजम्बल्स और तीसरा है क्लोज टेस्ट। तो इन तीनों की प्रैक्टिस मैंने निमिषा मैम के प्रोफेशन बैच से करी है। कुछ इंपॉर्टेंट पैराजम्बल्स, जैसे न्यू टाइप के पैराजम्बल्स जो मैम कराती थी किसी दूसरे पैटर्न के साथ मिक्स करके, या फिर कुछ जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है जिससे कुछ नया सीखने का मिला हो, तो वो मैं यहाँ नोट करता था। पैराजम्बल्स के मैम ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, यूट्यूब पे भी उसकी क्लासेस है, परफेक्शन बैच में भी है, तो मैंने वो सब भी नोट करे हैं, उसके नोट्स बनाए थे कि पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करो और ये गलत हो गया तो 5 नंबर का आता है, और पूरा नेगेटिव अगर गलत हो गया तो बहुत नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। पर यही
अगर पूरा आता है तो ये 2.5 मिनट के अंदर हो सकता है और 5 नंबर दे सकता है। मेंस में तो ये कभी कभार 8 नंबर का आता है। IBPS PO मेंस में लास्ट ईयर 8 नंबर का आया था, जिसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के साथ, फिलर्स के साथ और पैराजम्बल्स को मिक्स करते हैं, जिसमें क्लोज टेस्ट प्लस पैराजम्बल्स और फिलर्स, ये पूरा एक पैटर्न बनता है और 8 मार्क्स का आता है। अगर ये पैराजम्बल स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 8, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कभी कभार, कॉम्प्रिहेंशन की इंग्लिश जो है कभी कभार बहुत मुश्किल, कोई कभी टॉपिक आ जाता है, कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो तो उसमें नंबर लाना मुश्किल होता है, तो इसलिए पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन की बहुत प्रैक्टिस मैम ने कराई है कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अप्रोच करना चाहिए। उसकी वीडियोज़ भी मैंने प्रोफेशनल बैच में कराई हैं, और कैसे उसमें फिलर्स वाले क्वेश्चन करने हैं, कैसे नोट करने हैं, कीवर्ड्स को कैसे मार्क करना है, फिलर्स कैसे कीवर्ड्स मार्क करने हैं पैसेज में, ये भी मैम ने काफ़ी अच्छे से बताया। तो ये 3 टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। बाकी कुछ टॉपिक जैसे स्टार्टर कनेक्टर वो मेंस में आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। डबल फिलर्स जो हैं वो मेंस में आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर डिटेक्शन आता है, और एरर डिटेक्शन भी मल्टीपल एरर डिटेक्शंस आते हैं जो कि मेंस में आता है। प्रीलिम्स में सिंगल एरर डिटेक्शन आते हैं। मैच द कॉलम्स आता है मेंस में। क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ये सब निमिषा मैम ने काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है उनकी प्रोफेशनल बैच से। तो बाकी ये सब प्रैक्टिस जो थी मैंने सब निमिषा मैम के बैच से ही करी थी। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए इंग्लिश का प्रीलिम्स का। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मैं एरर डिटेक्शन अटेम्प्ट करता था। एरर डिटेक्शन के बाद कोई भी अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया तो वो, या फिर मैच द कॉलम। इसके बाद सिंगल फिलर्स अगर आए तो सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन, वरना डबल फिलर्स करता था। डबल फिलर्स करने के बाद अगर जैसे कोई क्लोज टेस्ट आ रहा है तो क्लोज टेस्ट करा, क्लोज टेस्ट नहीं है तो पैराजम्बल्स, क्योंकि पैराजम्बल्स भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी तो वो भी मैंने स्ट्रॉन्ग पार्ट करा हुआ था, तो पैराजम्बल्स करता था। सबसे लास्ट में ये सब करने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन भी करने के बाद सबसे लास्ट में मैं कॉम्प्रिहेंशन करता था। कॉम्प्रिहेंशन में क्योंकि टाइम लगता है तो ये सब जो है मैं कोशिश करता था कि अगर 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट में ये सब जितने भी मैंने अभी तक का बताया एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मैं कोशिश करता था कि ख़त्म कर दूं 13 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंशन पे 7 मिनट लगाता था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मेरा थोड़ा वीक पार्ट था। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन पे धीरे उसको रीड करके उसके क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम लगा के करता था। मेरी कोशिश ये रहती थी कि 13-14 मिनट के अंदर बाकी सारा पेपर हो जाए और 6 मिनट में 6 या 7 मिनट कॉम्प्रिहेंशन में दे सकूँ। इससे मैंने धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करा है। जब मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश में मेरे 8-9 नंबर थे, धीरे धीरे मैंने ग्रेजुअली उसको 12-13 करा, 15-18-20 तक पहुंचा। फिर मैं IBPS, उसके बाद क्लर्क के मॉक्स में तो मैं काफ़ी अच्छा, मतलब कभी कभार 29-30 भी आते थे। PO प्रीलिम्स में मैं धीरे धीरे 24-25, 25-26 तक पहुंचा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा इंक्रीज़ होने में नंबर, इसमें एकदम इंक्रीज़ नहीं होंगे नंबर, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग की जैसे नहीं है कि जितनी प्रैक्टिस कर ली एक बार फ्लो आ गया तो वो फ्लो टूटेगा नहीं और स्पीड आ जाएगी। इंग्लिश रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभार मेंस के टाइम पे अगर मैं GA पढ़ रहा हूँ पूरे दिन तो मैं मैथ्स और रीजनिंग स्किप कर देता था, पर मैं इंग्लिश कभी स्किप नहीं करता था, क्योंकि इंग्लिश मैं डेली पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इंग्लिश से मेरे को अपना फ्लो नहीं तोड़ना है, क्योंकि इंग्लिश से एक बार फ्लो टूट जाता था तो इंग्लिश की स्पीड बनाने बहुत मुश्किल है। एक बार इंग्लिश वो कंटिन्यूटी में चल रही है तो उसका फ्लो कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इंग्लिश क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स हो, मेंस में डिस्क्रिप्टिव हो, उसके बाद SBI PO में तो GD भी होता है, वहाँ भी इंग्लिश चाहिए। IBPS PO में इंटरव्यू है तो तुम्हें इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की लाइफ में, तो इंग्लिश को करना, और इंग्लिश में इतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ही नंबर इंक्रीज़ होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंक्रीज़ होंगे। ग्रामर हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे वोकैब हो, पहले एक एक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एक लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंग्लिश के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ओवर अटेम्प्टिंग, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है स्पेशली प्रीलिम्स में, मैथ्स और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी लगभग होती ही है क्योंकि सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक 1 या 2 क्वेश्चन में हो सकती है, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको लालच होता है ओवर अटेम्प्टिंग का, और उस ओवर अटेम्प्टिंग की वजह से ही सारी एक्यूरेसी ख़राब होती है, क्योंकि 5 ऑप्शन है, अच्छा लग रहा है कि कोई एक तो ठीक होगा ही सुनने में, कि पाँचों को एक एक बार बोल के देखा कि कौन सा फिट बैठ रहा है, ये अच्छा लग रहा है सुनने में तो इसको टिक कर दो, और ये सबसे बेकार हैबिट है। इसकी वजह से ही प्रीलिम्स रुकेगा, क्योंकि इसकी वजह से सारी एक्यूरेसी ख़राब होगी और नेगेटिव मार्किंग आएगी, और फिर बाद में लगता है कि अरे नॉर्मलाइजेशन हो गई, हमारी तो मुश्किल शिफ्ट थी, जबकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश में
ओवर अटैम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेरा हमेशा से एम ये रहता था कि इंग्लिश में मैं भले ही 2-3 अटैम्प्ट्स बाकियों से कम करूँ, पर वो ठीक होने चाहिए अटैम्प्ट्स। अगर कोई सिंगल फिलर का क्वेश्चन भी आया है जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं देख मेरे को नहीं आता है, वो मुश्किल है, तो मैं छोड़ देता था। उसको ये नहीं है कि पाँचों में से कोई एक तो है अटैम्प्ट करना है। एरर डिटेक्शन भी, जबकि मुझे एरर डिटेक्शन बहुत अच्छे से आता है, पर कभी कभार एरर नहीं मिलता है, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो नो एरर हो। ये नहीं है कि उसको स्किप कर दिया कि नहीं। अगर तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस है नो एरर, कभी कभार 5 में से एग्जाम में 2 भी नो एरर निकल जाएंगे, 3 भी हो सकता है कि नो एरर निकल जाए। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ने में ही भलाई है, उसको ओवर अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश में मैं सेक्शनल मॉक्स बहुत देता था। गाइडली के प्लेटफॉर्म हो या फिर चाहे ऑलिव बोर्ड हो, अड्डा हो, इन सब से मैंने सेक्शनल मॉक्स बहुत दिए हैं। और मैं हर मॉक के बाद अपनी मिस्टेक नोट करता था कि मैंने कौन से पैटर्न में गलती करी है। अगर पैराजम्बल्स में मिस्टेक हो रही है तो मैं पैराजम्बल को प्रैक्टिस करता था। अगर कॉम्प्रिहेंशन में मिस्टेक्स हो रही हैं तो मैं कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद अगर क्लोज टेस्ट में मिस्टेक्स है तो मैं क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करता था। ऐसे सेक्शनल मॉक्स देके मैं अपनी मिस्टेक नोट करता था और कोशिश यही करता था कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। किसी भी मॉक में ओवर अटेम्प्टिंग के चक्कर में मेरे रॉन्ग आंसर्स ना मार्क हो जाएं और मिनिमम से मिनिमम मेरे गलत हों। बाकी मैं कोशिश करता था कि चाहे कम अटैम्प्ट्स हों पर एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी, जिससे कि मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करा और स्कोर करा 26.5 IBPS PO प्रीलिम्स में, और मेंस में मैंने स्कोर किया था 24 IBPS PO मेंस में। बाकी आपको जो भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आगे कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी कमेंट कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।